स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ना अप्रैल में 2025 में, वो हम लोग डील करेंगे। और इसमें जो भी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे ये आपका अपकमिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपका ये स्पेशली ना यूपीएससी प्री और मेंस के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड रहेगा पूरा इसमें डिस्कशन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग कोई भी वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप लोग वीडियोस पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कोई भी अगर इसमें मिस जो स्लिप ऑफ टंग या कुछ भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो ना, ऐसे तो नहीं होगा। अगर कुछ हो गया बाई चांस तो आप लोग उसको कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या हम लोग का इट इज़ एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कोट क्या है? इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव डन। ठीक है, माइट हैव बिन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला न्यूज़ हम लोग का है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर इंडिया। ठीक है, और ये GHCI है क्या, इसके बारे में एक बार हम लोग देख ले रहे हैं। GHCI, तो सबसे पहला तो ये लॉन्च कौन किया हम लोग का? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, लॉन्च्ड बाई नेशनल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक, इसका अगर एम बोला जाए, एम क्या हो जाएगा इसका? एम इसका हो जाएगा आपका टू जो एक फ्रेमवर्क रेडी करना है जो कि रोबस्ट हो। और बाय सर्टिफाइंग कैसे उसको फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है ना उसको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जिससे हम लोग का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, ट्रेसिबिलिटी और मार्केट क्रेडिबिलिटी ना, ये सब हम लोग का एक रोबस्ट तरीका से पूरा रेडी हो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं टू रोबस्ट टू क्रिएट अ रोबस्ट फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ रोबस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉर सर्टिफाइंग ग्रीन हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन कहीं भी आएगा ना GH लिखेंगे। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रेसिबिलिटी ट्रेसेबिलिटी क्लियर, एंड मार्केट ऑपरेबिलिटी एंड मार्केट ऑपरेबिलिटी बिलिटी। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसका और अगर हम लोग का देखा जाए ना, इसमें एम इसका और हम लोग अगर इसको और डीपली डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? इस ये जो है ना हम लोग को हेल्प करेगा इन डेवलपिंग अ डिटेल्ड मेथोडोलॉजी। ठीक है, एक मेथोडोलॉजी इसमें रेडी करने में ये हेल्प करेगा। और उस मेथोडोलॉजी में क्या किया जाएगा? तो मेजरमेंट होगा, मॉनिटर होगा, या आपका ऑन साइड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन दिया जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस को। क्लियर, और उसके जो भी डेरिवेटिव्स है ना तो उसको ये सर्टिफिकेशन देगा। क्लियर, तो आप लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं इट विल हेल्प इट विल हेल्प इट विल हेल्प इट विल हेल्प इन डेवलपिंग अ डिटेल्ड मेथोडोलॉजी ये मेथोडोलॉजी फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट करेगा, मॉनिटर करेगा, क्लियर, रिपोर्टिंग, क्लियर, ऑन साइट वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन क्लियर, एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, एंड इट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्लियर? अच्छा, और ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री अगर इसका हम लोग देखें तो ये कौन सा मिनिस्ट्री में आता है हम लोग का? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर? अच्छा, देन आ जाइए ये जो पाथवेज है ना, वो हम लोग का हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा पाथवेज एलिजिबल रहेगा? तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, एलिजिबिलिटी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम लोग लिख लीजिए ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर,
एंड कन्वर्सन ऑफ बायोमास, एंड कन्वर्सन ऑफ बायोमास। क्लियर हो गया? ये हम लोग का एलिजिबिलिटी रहेगा। उसके बाद आज ये अगर वेरिफिकेशन देखा जाए ना, इसको वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इसका वेरिफिकेशन। अच्छा, ये जो एलिजिबिलिटी है ना, ये प्रोसेस का एलिजिबिलिटी, ठीक है, कौन सा प्रोसेस जो एलिजिबल रहेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस। और वेरिफिकेशन के लिए आ जाए तो हम लोग का ग्रीन हाउस प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं ना, ग्रीन हाउस, ऐसे लिखे, ग्रीन हाउस प्रोड्यूसर्स शैल गेट कंडक्टेड, शैल गेट कंडक्टेड, ठीक, शैल गेट कंडक्टेड एनुअली, ठीक है, या एनुअल वेरिफिकेशन बाई, एनुअल वेरिफिकेशन बाई एंड accredited by an accredited कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी, कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी। क्लियर? ये उसको वेरिफिकेशन किया करेगा। देन जो ग्रीन सर्टिफिकेट है वो कैसे दिया जाएगा, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रीन सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाएगा। तो इसमें ना एक मीटिंग, अगर कोई भी एक जो एमिशन इंटेंसिटी है ना, उसका एवरेज अगर मीट कर रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग का वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन करना है तो ऐसे लिख लीजिए, ऑन मीटिंग द एवरेज, ऑन मीटिंग द एवरेज एमिशन, ऑन मीटिंग द एवरेज एमिशन इंटेंसिटी requirements of 2 kg CO2 equivalent to, इसका यूनिट हो जाएगा आपका केजी है यहाँ, ठीक है, केजी पर केजी हाइड्रोजन और आयंस, ठीक है, ऑडलेस, ठीक है। ये आपका अगर ये डिमांड को, ये एवरेज इंटेंसिटी को अगर मीट कर जा रहा है देन उसको ग्रीन सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा, ठीक। और जो हम लोग का ग्रीन सर्टिफिकेशन है ये नॉन ट्रेडेबल रहेगा, ठीक है, ये नॉन ट्रेडेबल है ना भी, जिसको मिल रहा है उसी के पास रहेगा, नॉन ट्रांसफरेबल और ट्रेडेबल, और ट्रेडेबल। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाइए, हम लोग का जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ये है क्या, उसके बारे में एक और हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन ये होता क्या? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ये बोला जाता है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। क्लियर? और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है, उसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है वो हम लोग का ग्रीन, मैंने इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के फॉर्म में वो रिलीज़ होता है। क्लियर? तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ग्रीन हाइड्रोजन का अगर डेफिनेशन लिखना हुआ तो ऐसे लिखिए, ग्रीन हाइड्रोजन रेफर्स टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर, विच splits वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन, किसमें स्प्लिट करता है ये, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। अच्छा, इसमें भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होना चाहिए, जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि इसमें हो गया हम लोग का सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब इसमें, ठीक है। अच्छा, और इसमें ना और एक चीज़ है हम लोग का, जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो और हम लोग का कैसे प्रोड्यूस होता है, तो गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास से, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द, या विद द हेल्प ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास,
ऑफ बायोमास। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए, इसका यूजेस कहाँ कहाँ है एप्लीकेशन, तो ये हम लोग का कोई भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट लिखिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। फिर हम लोग का इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इंडस्ट्री में बेसिकली कौन कौन सा इंडस्ट्री, तो फर्टिलाइज़र रिफाइनरी है ना, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर। अच्छा, ये हो गया। और हम लोग का एक फ्यूल सेल्ड, ठीक है, फ्यूल सेल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लियर। ओके, अब आज ही हम लोग का टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स का होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहला तो आ जाते हैं हम लोग ब्लैक या ब्राउन। क्लियर। अच्छा, ये हम लोग का इसको ना, एक मिनट रुक जाइए, इसको अच्छे से आप लोग टेबल के फॉर्म में इसको लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज यहाँ पे कलर लिखिए। ठीक है, कलर के बाद आ जाइए आप प्रोसेस, किस प्रोसेस से बनता है ये। ठीक है, और सोर्स। अच्छा, और इसमें आ जाइए सबसे कलर्स में सबसे पहले ना आ जाइए ग्रे हाइड्रोजन बता दे रहे हैं, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, ये हम लोग का मीथेन रिफॉर्मेशन से बनता है। ये मीथेन का फॉर्मूला एक बार कमेंट डाउन करके बताइएगा आप लोग। मीथेन रिफॉर्मेशन। क्लियर। अच्छा, और इसका सोर्स क्या रहेगा, तो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से मिलता है ये। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का ग्रे के बाद आ जाइए ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, इसका अगर सोर्स देखें हम लोग, ऐसे लाइन टान दे रहे हैं, इसका सोर्स हो जाएगा हम लोग का कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन। क्लियर। एंड मीथेन रिफॉर्मेशन, मीथेन रिफॉर्मेशन। क्लियर। अच्छा, और इसका अगर सोर्स बोला है तो ये भी हम लोग को फॉसिल फ्यूल से मिलता है, फॉसिल फ्यूल से मिलेगा। क्लियर। अच्छा, ब्लू के बाद आ जाइए वाइट, वाइट हाइड्रोजन। क्लियर। इसका सोर्स क्या है, तो ये नेचुरली ऑकरिंग है, प्रोसेस इसका नेचुरली ऑकरिंग, सॉरी सोर्स नेचुरली ऑकरिंग। क्लियर। अच्छा, और कहाँ मिलता है इसका सोर्स, तो फाउंड इन अंडरग्राउंड, फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। क्लियर हो गया, वाइट। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का ब्लू, ये हो गया ब्लू, हो गया येलो, येलो हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा प्रोसेस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसमें हम लोग का कहाँ से मिलता है, तो सोलर पावर से, सोलर पावर। क्लियर। येलो हो गया। फिर आ जाइए हम लोग का एक होता है हो गया ब्लैक या ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। क्लियर, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन। इसका अगर प्रोसेस देखा है तो इसका प्रोसेस होता है कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसका सोर्स क्या रहेगा, तो कोल। क्लियर। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। और इसमें एक होगा हम लोग का, दो और इसमें और बचता है टर्कोइस, एक हम लोग का टर्कोइस। ठीक है, टर्कोइस हाइड्रोजन भी आता है। इसका सोर्स क्या हो जाएगा, तो पायरोलिसिस से बनता है ये, पायरोलिसिस मैंने प्रोसेस इसका। ठीक है, और सोर्स क्या हो जाएगा इसका, मीथेन। और एक लास्ट हम लोग का पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है हम लोग का, तो ये बनता है हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस से, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। और इसका जो सोर्स जो है इसका, 1 सेकेंड, इसका सोर्स क्या हो जाएगा, तो पिंक का सोर्स आता है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें और हम लोग का ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन हो गया।
बस। अच्छा, एक बार जो हम लोग जो यहाँ पे ये बताए थे ना, ये हम भी बता दे रहे हैं। और जो NGHM है ना, NGHM क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। और ठीक है, ये तो लॉन्चिंग एजेंसी है ना, मैंने लॉन्च हुआ था हम लोग का, ये कौन क्या लॉन्च किया था, तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, ठीक है, ऑफ इंडिया। और एक बार ना हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। आ जाइए, ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और एम लिख लीजिए, ठीक है। एम इसका क्या है, तो जो इंडिया को है ना एक ग्लोबल हब बनाना है फॉर द प्रोडक्शन यूजेज हो गया या एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ना, और उसका जो डेरिवेटिव है उसके लिए इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है। तो ऐसे लिख सकते हैं, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन, यूजेज यूजेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव, क्लियर हो गया। अच्छा, एम हो गया। उसके बाद हम लोग का देख लेते हैं ड्यूरेशन इसका, या टाइम पीरियड जो है ना वो कब से कब तक का है। तो इसका ड्यूरेशन हम लोग का फ़ेज़ 1 जो चला था ना, फेज़ वन फेज़ वन हम लोग का कब से कब तक था, तो मैंने है अभी भी चल रही है, तो 23 सेशन से लेके हम लोग का 25-26 तक चलेगा ये, 25-26, ठीक है। अच्छा, और फ़ेज़ 2 जो है, फ़ेज़ 1 हो गया अच्छा, और फ़ेज़ टू हम लोग का कब से कब तक चलेगा, तो ये हम लोग का 2026-27 टू ये हम लोग का 30 तक का है, ठीक है, 2029-30, क्लियर। अच्छा, और इसका अगर की कंपोनेंट्स हम लोग देख ले, की कंपोनेंट्स की कंपोनेंट्स का क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला तो हम लोग का एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा इंडिया को, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, क्रिएटिंग, ठीक है, अ ग्रीन हाइड्रोजन हब, क्रिएटिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन हब, क्लियर। अच्छा, और आज ही हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किया जाएगा, R&D प्रोग्राम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आता है इसमें एक रोबस्ट फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा, क्रिएट अ रोबस्ट एस्टैब्लिशमेंट, या एस्टैब्लिशिंग ही लिखिए, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग अ रोबस्ट फ्रेमवर्क, अ रोबस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, रोबस्ट फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, क्लियर, एंड स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इसके बाद आज ही हम लोग का पायलट प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ के लिए, इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट, क्या हो गया, पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर स्टील, ठीक है, फॉर स्टील मोबिलिटी, मोबिलिटी, अच्छा, शिपिंग, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास, क्लियर, हाइड्रोजन स्टोरेज, H2 स्टोरेज, क्लियर, ETC। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का पायलट प्रोजेक्ट हो गया। और इसमें हाँ, इसमें जो है ना डिमांड भी क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो फैसिलिटेटिंग डिमांड क्रिएशन थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का हम्म, बस ये इसका की कंपोनेंट हो गया। और इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम अगर हम लोग देखें ना, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ, ठीक है, आउटकम ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाई, जो इसका सबसे लास्ट टाइम पीरियड है ना 2030 तक का, इसका क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है।
तो सबसे पहला तो एक ये जो है ना ₹8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। इन टोटल इन्वेस्टमेंट, इन टोटल इन्वेस्टमेंट, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का टोटल 6 लाख फुल टाइम जॉब्स क्रिएट किया जाएगा। टोटल 6 लाख फुल टाइम जॉब्स क्रिएशन होगा यहाँ पे। अच्छा, और अगर इसमें देखा जाए तो जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना, उसमें 125 गीगावाट का एडिशन होगा। तो एडिशन ऑफ 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन, ठीक है, कैपेसिटी बस। अच्छा, उसके बाद और इसमें हाँ, जो 50 MMT का जो एनम है ना, पर एनम, ठीक है, ये ऑफ CO2 एमिशन कम होगा। CO2 एमिशन आर एक्सपेक्टेड टू बी अवर्टेड, क्लियर। अच्छा, ये हो गया हम लोग का बस, ठीक है। ये हम लोग का एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, जो हम लोग का एक्सपेक्ट किया जाएगा कि 2030 के एंड में इसका ये सब आउटकम्स हम लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद आज हम लोग का देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है यहाँ पे, नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। तो न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब हैज़ बिन डिटोनेटेड बाई चाइना, ठीक है, चाइना डिटोनेट किया है। अब नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उसको नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, NNHB। अब ये है क्या, तो सबसे पहले तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कौन से केमिकल्स के बीच में होगा, तो इसमें ना ऐसे लिखिए, इट डिप्लॉयज, ठीक है, ये क्या क्या डिप्लॉय करता है, तो इट डिप्लॉयज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इट डिप्लॉयज केमिकल रिएक्शन विथ मैग्नीशियम हाइब्राइड। इसमें क्या यूज़ होता है, विथ मैग्नीशियम हाइब्राइड, क्लियर, टू क्रिएट अ पावरफुल ठीक है, पावरफुल एक्सप्लोजन विदाउट न्यूक्लियर मटीरियल, क्लियर हो गया। ये हम लोग कैसे काम करता है, वर्किंग ये हो गया। अच्छा, और इसमें ना एक तो हम लोग का ये नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब होगा, और जो हाइड्रोजन बॉम्ब रहता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये कैसे काम करता है, तो ये क्या करता है, हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे बेस्ड रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें मैग्नीशियम हाइब्राइड क्यों यूज़ किया जाता है ना, यहाँ पे जो है मैग्नीशियम हाइब्राइड, इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम हाइब्राइड ये है क्या, ये ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब में जैसे हम लोग का हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जैसे कि ड्यूटेरियम हो गया, फिर हमको ट्रिटियम हो गया एज अ फ्यूल। लेकिन जो हम लोग का नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसमें हम लोग क्या यूज़ होता है, मैग्नीशियम हाइब्राइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइब्राइड क्या है, इसका कलर कैसा रहता है, तो सिल्वरी कलर है ये, ठीक है, सिल्वरी कलर रहता है। और ऐसे लिखिए, दैट एक्ट्स एज अ सिल्वरी दैट acts as a solid state हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब ये इग्नाइट होता है ना, व्हेन इग्निटेड, माने जब जलता है ये, व्हेन इग्निटेड, ठीक है, जलने के बाद इसमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, तो ये हाइड्रोजन रिलीज करता है वेरी रैपिडली, हाइड्रोजन
इज रिलीज्ड वेरी रैपिडली, ठीक है, वेरी रैपिडली, ठीक है, विथ एयर, विथ एयर ये मिक्स हो जाता है, मिक्सेज विथ एयर ऐसे लिखिए, मिक्स छुड़िए, मिक्सेज, ठीक है, मिक्सेज, मिक्सेज आइए, मिक्सेज विथ एयर, ठीक है। और एयर के साथ मिक्स करने के बाद ये क्या करता है, एक एक्सप्लोजिव लिमिट जब रीच हो जाता है ना, तो फिर वो गैस जो इग्नाइट होकर सेल्फ सस्टेनिंग कंबस्टिबल कंबसन साइकिल उसमें रेडी हो जाता है, क्लियर। ऐसे लिखे, एयर एंड ऑन रीचिंग एक्सप्लोसिव, रीचिंग एक्सप्लोसिव लिमिट्स, ठीक है, द गैस इग्नाइट्स, द गैस ignites, clear, the gas ignites, creating a self, creating a self, ठीक है, creating a self sustaining combustion, self sustaining combustion cycle, क्लियर हो गया। अच्छा, इसका अगर स्केल ऑफ डैमेज देखा जाए, डैमेज ये कितना कर सकता है ये, ठीक है, ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो डैमेज इसका बोला जाता है ना, ये 40% हम लोग का जो ट्राई नाइट्रोटोलिन का जो ब्लास्ट फोर्स है ना, उतना का ये एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जनरेट्स, ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या हो गया, TNT, ठीक है, उसको ट्राई नाइट्रोटोलिन बोला जाता है। तो जनरेट्स ओनली अबाउट, जनरेट्स ओनली अबाउट 40% ऑफ TNT, ठीक है, ब्लास्ट फोर्स, क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन जो इसका थर्मल डैमेज रेडियस है ना, वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक इसका फैला रहता है एज़ कम्पेयर टू TNT ब्लास्ट फोर्स का, ठीक है। बट ऐसे लिख सकते हैं, बट हैज़ ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर थर्मल डैमेज रेडियस, थर्मल डैमेज रेडियस, क्लियर, थर्मल डैमेज रेडियस विथ हीट आउटपुट, विथ हीट आउटपुट, हीट आउटपुट enough to melt materials, enough to meet materials, enough to melt materials, such as aluminium alloy, सोचिए एल्यूमिनियम एलॉय को मेल्ट करने तक का इसके पास हीट एनर्जी रहता है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें और आपका नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम, बस यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें ना एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं, पेज है, हाँ है, चलिए ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स, क्लियर, क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो यहाँ आ जाइए, टाइप, ऐसे इसको हटाइए, यहाँ पैरामीटर्स लिखिए, ठीक है, पैरामीटर्स, और यहाँ आप लिखिए एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, और यहाँ लिखिए हाइड्रोजन बॉम्ब। अब इधर लिखिए आप प्रोसेस, ठीक है, पैरामीटर्स में सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस, ठीक है। तो जो हम लोग का एटॉमिक बॉम्ब है ना, ये कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई इसमें होता है, ठीक है, इसमें होता है स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, ऑफ हेवी एटम्स, ऑफ हेवी एटम्स, क्लियर, जिसके कारण क्या होता है, 1 सेकेंड, ठीक है, हेवी एटम्स हो गया। और इसमें आ जाइए हम लोग का फ्यूज़न ऑफ टू लाइट एटम्स, इसमें होता है हम लोग का प्रोसेस में फ्यूज़न ऑफ टू लाइट एटम्स, क्लियर हो गया।
लाइट एटम्स नहीं, एलिमेंट्स लिख लीजिए, लाइट एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इनटू अ हेवियर हेवियर वन रिलीजिंग एनर्जी, रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, एटॉमिक बॉम्ब का प्रोसेस हो गया। अच्छा, टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें कैसा होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन होता है हम लोग का न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि ये स्प्लिट हो रहा है हम लोग का, क्लियर। अच्छा, और इसमें हम लोग का हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न, क्लियर। उसके बाद आ जाइए, इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, फ्यूल यूज्ड, क्या होगा इसमें, तो यूरेनियम 235 यूज़ होता है, और हम लोग का प्लूटोनियम 239, क्लियर। और हाइड्रोजन बॉम्ब में हम लोग का क्या यूज़ होता है, तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हम लोग का ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है, एंड ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, क्लियर। अच्छा, इसमें हम लोग का बस, ठीक है, ये हम लोग का डिफरेंस था, जो बेसिक डिफरेंस है ना हम लोग का ये है। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या है न्यूज़ में, तो जेवॉन्स पैराडॉक्स, ये है क्या, न्यूज़ में क्यों होता है, तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट सीईओ हाईलाइटेड जेवॉन्स पैराडॉक्स इन द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीज्ड एडॉप्शन ऑफ द एआई सिस्टम्स ग्लोबली। और ये अब लोग एक बार देख लेते हैं कि जेवॉन्स पैराडॉक्स है क्या ये, ठीक है। अबाउट जेवॉन्स पैराडॉक्स देख लेते हैं, जेवॉन्स पैरा, न्यूज़ में क्यों था समझ में आ गया ना, इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो हाईलाइट किए कि जेवन्स का जो पैराडॉक्स है, या जेवन्स पैराडॉक्स है, ये बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ एआई सिस्टम ग्लोबली का ये बैकड्रॉप है, ठीक है। तो ये है क्या, तो ऐसे लिखे जेवन्स पैराडॉक्स, इट इज़ एन आइडिया, इट इज़ द आइडिया दैट टेक्नोलॉजी, दैट टेक्नोलॉजी, ये progress that makes technology progress that makes a resource cheaper, a resource, resource है यह, resource cheaper और more efficient, और more efficient, ठीक है, efficient और more efficient, to use often leads to an increase in demand, increase in demand for that resource, for that resource, चलो इसमें क्या बोला, तो ये एक आइडिया है जिसमें टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस है ना, उसके कारण हम लोग का जो रिसोर्सेज है चीपर होता है या मोर एफिशिएंट हो जाता है, किस लिए, टू यूज़ ऑफन लीड्स टू एंड इंक्रीज इन, उसका डिमांड भी जो है ना वो हम लोग का इंक्रीज हो जाता है फॉर दैट रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे इसका एग्जांपल बोला जाए ना, तो इन केस ऑफ एआई अगर देखा जाए ना, तो जो सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और एक्सेसिबल हो गया, और ये बोला जा रहा है कि ये जो इनका यूज़ है वो सिग्निफिकेंटली हम लोग का इंक्रीज़ कर रहा है, क्लियर। तो आप इसमें ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये सबसे पहले ये इसका बैकग्राउंड लिख लीजिए एक बार, बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड इसमें क्या हो जाएगा, तो विलियम स्टैनली जेवॉन्स, ये विलियम, नाम याद रखिए, विलियम स्टैनली जेवॉन्स, ठीक है। यही पहले बार डिस्क्राइब किए थे कि ये पैराडॉक्स हम लोग का कब, 1865 में ये पैराडॉक्स को डिफाइन किए थे, जिसमें वो बताए थे कि मोर एफिशिएंट स्टीम इंजन हम लोग का कैसे यूज़ किया जा सकता है या उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, और उसका जो है ना वो डिक्रीज़ नहीं होगा बिकॉज ऑफ जो कोल फैक्ट्रीज था इंडिया में, वो हम लोग का इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है इसमें, इसको पहले आप ऐसे लिखिए, विलियम स्टैनली जेवॉन्स, इसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या बोले थे, स्टैनली जेवॉन्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, ठीक है, डिस्क्राइब्ड अ पैराडॉक्स इन 1865, ठीक है। और इसमें ये क्या मेंशन किए थे, मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, ठीक है, स्टीम इंजन
more efficient steam engine would not decrease, would not decrease, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये डिक्रीज नहीं करेगा, बट ठीक है, इंजन वुड नॉट डिक्रीज, ठीक है, बट द नहीं, बट नॉट डिक्रीज, उसका लिखिए द यूज़ ऑफ कोल इन ब्रिटिश फैक्ट्रीज बट would would actually increase it, ठीक है। तो कोल का जो यूज़ है ना, वो हम लोग का टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण हम लोग का उसका यूज़ बढ़ चुका है। तो यही पैराडॉक्स हम लोग का जो है विलियम स्टैनली जेवंस वो डिस्क्राइब किए थे। अगर इसको हम लोग अगर मॉडर्न डे में देखा जाए ना, तो एआई के केस में अगर देखा जाए, ये हम आपको बता रहे थे, तो क्या ये सिस्टम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल और एक्सेसिबल हो गया है ना, तो इसके कारण हम लोग का जो भी ग्रो है वो हम लोग का सिग्निफिकेंटली, मैंने उसका जो यूज़ है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा ही, वो कभी कम नहीं होगा एआई का यूज़, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं एआई एज सिस्टम्स, ठीक है, becomes more powerful, systems becomes more powerful, ठीक है, एंड accessible, clear, it is likely, it is likely that that their use will grow significantly, will grow significantly, क्लियर हो गया। ये हम लोग का पैराडॉक्स में यही मेंशन है, क्लियर। तो इसमें बस यही था और ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का, तो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, यह है क्या, तो न्यूज़ में क्यों था, तो गूगल रिसेंटली लॉन्च इट 7th जनरेशन टीपीयू, ठीक है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कॉल्ड आयरनवुड, डिज़ाइन टू इन्हांस परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल्स, क्लियर। अब इसके बारे में टीपीयू के बारे में और हम लोग देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो टीपीयूज होता क्या है, टेंसर प्रोसेसर यूनिट, या देखिए टीपीयूज क्या होता है, तो इसको बोला जाता है ना, ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है, या बोला जा सकता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ASIC, क्लियर। तो आप इसको ऐसे लिखें यहाँ पे, दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स, ठीक है, प्रोसेसर्स और एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, क्लियर, जिसको ASIC बुलाता है, क्लियर। अच्छा, ये कौन डेवलप किया था टीपीयूज को, तो डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है, बाय गूगल इन 2015, क्लियर। अच्छा, और ये जो है ना स्पेसिफिकली हम लोग का बोला जाता है, जो मशीन लर्निंग और एआई टास्क है ना उसी के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया था इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, टीपीयू आर डिज़ाइंड, ऐसे लिखिए, टीपीयूज आर डिज़ाइंड, ठीक है, टू हैंडल टेंसर ऑपरेशंस, हाँ ऑपरेशंस यूज्ड इन, ऐसे लिखिए, या कोड डेटा, ये क्या हो गया, ऑपरेशंस कोड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, कोर डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन ML मॉडल्स, क्लियर। अच्छा, और आप इसमें लिख सकते हैं जो टेंसर्स है ना, टेंसर्स है क्या, टेंसर्स आर मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, दैट स्टोर्स a specific type of value, a specific type
ऑफ वैल्यूज़। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग टेंसर या टीपीयू है ना, इसका एक बार हम लोग वो देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ टीपीयूज़। ठीक है, क्या होगा? तो सबसे पहला फास्टर ट्रेनिंग, बहुत फास्ट ये है, फास्टर ट्रेनिंग। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए और इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज्ड फॉर एआई वर्कलोड, ऐसे लिखिए, ऑप्टिमाइज्ड फॉर एआई वर्कलोड। क्लियर हो गया? अच्छा, और ये जो है ना, बेसिकली हम लोग का जो ऑप्टिमाइज फॉर एआई वर्कलोड है ना, मतलब इसको बनाया ही गया स्पेसिफिकली फॉर मशीन लर्निंग्स। और टीपीयू जो है ना, वो सीपीयू और जीपीयू को आउट परफॉर्म कर दे रहा है इन एआई टास्क। क्लियर। अच्छा, टीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा ये चीज़, ये एग्जाम में आने का चांसेस है, क्योंकि अभी एआई का जो है ना, जो जनरेशन चल रहा है, तो इसमें बहुत सारा चांसेस है कि हम लोग का एआई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा ना, आप लोग उसको प्लीज़ नोट डाउन करके रखिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, और जो यहाँ पे सीपीयू और जीपीयू बोले ना, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सीपीयू क्या बोला जाता है? तो सीपीयू एंड जीपीयू। ठीक है। अच्छा, सीपीयू क्या करता है? कोई भी अगर जनरल पर्पस प्रोसेसर है ना, जो कि हम लोग का वेरियस डिफरेंट टास्क को हैंडल करता है, मैंने नॉर्मल एकदम बेसिक जो सीपीयू, आप लोग जो अभी कंप्यूटर में अगर वीडियोस देख रहे हो ना, तो उसमें सीपीयू लगा होगा। क्लियर। और सीपीयू जो है उसको 2 to 16 कोर्स वो मेंटेन कर सकता है, ऐसे आप लिख ही लीजिए। ऐसे लिखिए, सीपीयू कैन सीपीयू कैन कंटेन 2 to 16 कोर्स। क्लियर। और इसका एबिलिटी रहता है, इसका मल्टीटास्क करने का एबिलिटी रहता है, एबिलिटी फॉर मल्टीटास्किंग, सिर्फ मल्टीटास्किंग लिखिए, मल्टीटास्किंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज जो सीपीयू है, फिर जीपीयू का काम क्या रहता है? जीपीयू का फुल फॉर्म हम लोग क्या है, एक बार उसको आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, क्या है जीपीयू का। ये बता देना, ये एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ प्रोसेसर रहता है, जो कि डिज़ाइन रहता है फॉर परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क, तो परफॉर्म करेगा, लेकिन साथ में ना जो हम लोग का सिक्वेंशियली, जैसे सीपीयू के साथ साथ ये मैंने बेसिकली ये हेल्प करता है, सीपीयू को हेल्प करने के लिए जीपीयू बनाया गया था। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। क्लियर हो गया? तो यही इसका मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या है? मिशन फ्रेम 2। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था? तो मिशन टाइटल फ्रेम 2 हैज़ बिन लॉन्च्ड यूजिंग ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑफ स्पेसएक्स। ठीक है, स्पेसएक्स लॉन्च किया है यूजिंग दी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। अब ये है क्या? और इसमें देख लेते हैं जो मिशन टाइटल फ्रेम 2 है ना, फ्रेम 2 के बारे में देख लेते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ मेंशन कर लीजिए, ऐसे लिखिए, इट विल कैरी आउट, इट विल कैरी आउट। ठीक है, क्या कैरी आउट करेगा? इट विल कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, अ सीरीज ऑफ experiments, clear, series of experiments including the first including the first x-ray in space। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एंड द कल्टीवेशन एंड द कल्टीवेशन कल्टीवेशन किया जाएगा स्पेस में ऑफ क्या चीज़ का? सबसे पहला मशरूम। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ मशरूम इन माइक्रो ग्रेविटी, इन माइक्रो ग्रेविटी। ठीक है, इस मिशन में ये मेन वो रहेगा। और है यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग का स्पेस फ्लाइट है ना, जो कि क्रूज होगा डायरेक्टली फ्रॉम द पोलर रीजन। ठीक है, तो ऐसे लिखे, इट विल बी द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस ह्यूमन स्पेस लिफ्ट या स्पेस फ्लाइट। ठीक है, स्पेस फ्लाइट टू क्रूज डायरेक्टली। ठीक है, टू क्रूज डायरेक्टली कहाँ से? ओवर द अर्थ पोलर, ओवर द अर्थ पोलर रीजन। क्लियर हो गया? तो इस मिशन का यही मेन दो वो था। अब आज हम लोग का अर्थ पोलर ऑर्बिट के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अर्थ, ठीक है, पोलर
ऑर्बिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पोलर ऑर्बिट क्या है, तो जब भी एक सैटेलाइट जो है ना अर्थ के चारों तरफ हम लोग का क्रॉस करता है, या हम लोग का नॉर्थ या साउथ पोल्स में आ जाता है रहता है ना, तो उसको हम लोग को बुलाता है पोलर ऑर्बिट हो गया। क्लियर? तो ऐसे लिखिए, वेन एवर, या अपोलर, ऐसे लिखिए अपोलर ऑर्बिट इज वेन, ऑर्बिट इज वेन अ सैटेलाइट, when a satellite orbits earth, orbits earth, ठीक है, by passing over, by passing over the north and south pole, passing over the north and south poles। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें डेविएशन देखने को मिलता है हम लोग का 10 डिग्री का नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर, और तो उसी को क्या बुलाया था, उसको क्लासीफाई किया गया एज पोलर ऑर्बिट। ठीक है, डेविएशन कितना देखने को मिलता है, पोलर ऑर्बिट का डेविएशन अगर यहाँ लिख लीजिए ऐसे, पोलर ऑर्बिट डेविएशन कितना है, तो 10 डिग्रीज का। ठीक है, सेंटीग्रेड ने 10 डिग्रीज। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हाइट। अगर इसका हाइट देखें हम लोग, कितने हाइट पे रहता है पोल्स पे, HEIGHT, हाइट। ठीक है, हाइट इसका होता है, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 200 to 1000 किलोमीटर्स इन एल्टीट्यूड रहता है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट है ये, लो अर्थ ऑर्बिट बिटवीन 200 to 1000 किलोमीटर्स। क्लियर हो गया? हाइट हो गया। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट करेगा ना पोल्स पे, वो लोग इंटायर प्लैनेट को एज मैंने ऑब्जर्व कर सकता है जब भी वो स्पिन करेगा। ठीक है, अंडरनेथ। तो इसके कारण हम लोग क्या होता है, जो वेदर हो गया या मैपिंग या स्पाई सैटेलाइट्स है ना, वो सबके मैंने इस पाथ को फॉलो करता है। क्लियर? तो सिग्निफिकेंस आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट्स ओवर the poles can observe the entire planet, the entire planet as it spins underneath। ठीक है, spins underneath। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये किस लिए यूज़ होता है, तो यूजेज अगर बोला जाए तो यूज़फुल फॉर वेदर, यूज़फुल फॉर वेदर। ठीक है, मैपिंग एंड स्पाई सैटेलाइट्स। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद इसके साथ इश्यूज़ क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग को, इश्यूज़। ठीक है, तो इशू इसमें आ जाइए हम लोग का, जो लॉन्चिंग रॉकेट है ना, वो जब भी अगर हम लोग का पोलर ऑर्बिट से किया जाए तो उसको ग्रेटर फ्यूल लगता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर इक्वेटोरियल एरिया से, जैसे ये अर्थ है ना, ठीक है, हम लोग का इस टाइप का रहता है। अब अगर इक्वेटर से कोई भी अगर लॉन्च पैड है ना, तो यहाँ से हम लोग का रॉकेट को लॉन्च करने में बहुत ही मैंने कम एनर्जी में और कम फ्यूल में लॉन्च हो जाता है, लेकिन अगर पोलर से अगर लॉन्च कराया जाता है तो यहाँ पे ग्रेटर फ्यूल लगता है। ठीक है, और जिसके कारण हम लोग का जो रॉकेट है ना, वो मैंने उसको हार्म पहुँच सकता है। ठीक है, और आ जाइए, ऐसे लिखिए, हाँ इश्यूज लिख दीजिए, लॉन्चिंग रॉकेट्स, लॉन्चिंग रॉकेट्स इनटू पोलर ऑर्बिट्स requires greater fuel, greater fuel since rockets cannot harness the earth's rotational speed। क्लियर हो गया? अच्छा, ये इसमें और हमारा सिग्निफिकेंस इशू हो गया, हाइट हो गया, और इसमें क्या बता दें, बस। और नहीं तो इसमें ना और एक चीज़ रुकिए,
क्या ना हम लोग ये एक बार डिस्कस कर लेते कि जो डिफरेंट सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं ना उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे सैटेलाइट ऑर्बिट, क्लियर। उसके बाद आइए हम लोग हाइट, कितने हाइट पे रहता है वो, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग का एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का डिटेल्स, क्लियर। और आ जाइए यहाँ पे एग्जाम्पल्स, क्लियर। अच्छा, सबसे पहला हम लोग का है एल ई ओ। एल ई ओ क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट, क्लियर। और इसका अगर बोला जाए तो इसका जो हाइट है तो अंडर एल्टीट्यूड, ऐसे लिखिए अंडर ऑल्टीट्यूड ऑफ 2000 किलोमीटर, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सैटेलाइट इमेजिंग में हेल्प करता है ये, सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है। सैटेलाइट इमेजिंग हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, क्लियर। देन कम्स अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। अर्थ ऑब्जर्वेशंस हो गया। नेविगेशन, नेविगेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। एंड साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, उसके बाद आज इसका डिटेल्स अगर देखा जाए ना तो आईएसएस है ना, वही हम लोग का इसमें रहता है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, आईएसएस। ऑल्सो ऑर्बिट्स हेयर, ऑल्सो ऑर्बिट्स हेयर, ठीक है। एज एज शॉर्टर डिस्टेंस, एज शॉर्टर डिस्टेंस मेक्स इट ईजियर, मेक्स इट ईजियर फॉर एस्ट्रोनॉट टू रीच, फॉर एस्ट्रोनॉट टू रीच, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल अगर हो जाए इसका मैंने क्या हो जाएगा, तो रीसेट टू बी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का एस एस ओ। एस एस ओ क्या होता है? एस एस ओ ऐसे लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट, पहले लिख लीजिए लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। एस एस ओ होता है हम लोग का सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, क्लियर। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसका अगर बोला जाए ना तो बिटवीन, हाइट अगर देखा जाए तो बिटवीन 600 बिटवीन 600 टू 800 किलोमीटर्स, ठीक है, 800 किलोमीटर्स। अच्छा, अब अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो जो लैंड यूज़ का जो मैंने लैंड में जो चेंजेस हो रहा है ना उसको स्टडी करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, या आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, वो सब देखने का, और वेदर वगैरह, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह एस एस ओ से किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखे आइडल फॉर स्टडिंग, स्टडिंग लैंड यूज़, क्लियर। देन यूज़ चेंजेस, उसके बाद होता है हम लोग का आइस मेल्टिंग, क्लियर, एंड वेदर। अच्छा, इसका अगर डिटेल्स देखा जाए तो जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट्स होता है ना, जिसमें सैटेलाइट सिंक करता है सन के साथ, तो ये उस टाइप का ऑर्बिट रहता है, ठीक है। तो इन दिस, या ऐसे लिखिए, दे आर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट है ये, पोलर ऑर्बिट इन विच, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट सैटेलाइट ठीक है, इन विच सैटेलाइट इन विच सैटेलाइट्स आर इन sync with the sun, are in sync with the sun, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए ना तो ऐसे लिखे HYSIS, ठीक है, हाइसिस फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन। उसका बाद आइए हम लोग क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, MEO, इसको लिख लीजिए, मीडियम अर्थ, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट। अब इसका अगर हम लोग हाइट देखें ना, तो हाइट इसका बोला जाता है कि अप्रॉक्स, ठीक है, या फ्रॉम, ऐसे लिखिए, फ्रॉम 200 2000, सॉरी 2000 टू 36,000 किलोमीटर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, और ये जो है ना, अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो ये आइडियल फॉर नेविगेशन सैटेलाइट, आइडियल फॉर नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स, ठीक है, एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन, एंड टेलीफोन कम्युनिकेशंस। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अगर इसका डिटेल्स देखें तो सैटेलाइट इन MEO, सैटेलाइट्स इन MEO क्या हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इन MEO डू नॉट नीड, डू नॉट नीड टू फॉलो स्पेसिफिक, टू फॉलो स्पेसिफिक पाथ अराउंड स्पेसिफिक पाथ, ठीक है, अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ। क्लियर? अच्छा, और अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो ये जो यूरोपियन का गैलीलियो सिस्टम है ना, वो, तो यूरोपियन गैलीलियो सिस्टम। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, GEO, ठीक है, आज ये इसका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका अगर बोला जाए ना, तो किलोमीटर्स, अगर इसका क्या बोलते हैं, लेंथ, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है तो इसका एक फिक्स्ड हाइट रहता है, कितना रहता है, 35,786, ठीक है, किलोमीटर्स। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इसका मेन काम क्या रहता है, तो टेली कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, टेली कम्युनिकेशंस में हेल्प करेगा ये। क्लियर? और वेदर पैटर्न्स, वेदर पैटर्न्स, ठीक है, या सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स, क्लियर, GPS एट्सेट्रा। और अगर इसका डिटेल्स में देखा जाए तो ये अर्थ का जो इक्वेटर है ना, उसके जस्ट ऊपर फ्लो करता है। क्लियर? तो इसको ऐसे लिखिए, फ्लाइज अबव अर्थ इक्वेटर, ठीक है, मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एग्जैक्टली मैचिंग द अर्थ's रोटेशन, एग्जैक्टली मैचिंग द अर्थ's रोटेशन। क्लियर? अच्छा, और अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग का इनसैट, इनसैट कहाँ का है, इंडियन है ये, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर? अच्छा, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, सैटेलाइट और उसका एप्लीकेशंस देख लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मिशन फ्रेम 2 खत्म है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या हम लोग का आर्यभट्टा सैटेलाइट। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा कंप्लीटेड, 50 ईयर्स हो गया हम लोग के। अब इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, आर्यभट्टा सैटेलाइट के बारे में, ठीक है, आर्यभट्टा सैटेलाइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तो कौन से ऑर्बिट का है ये, क्या मैंने कैसा ऑर्बिट पे रहता है ये, तो LEO, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद आज हम लोग का बिल्ट बाई तो इसरो, ठीक है, इसरो बिल्ड किया इसका, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, इसरो टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, इन एक्सरे
इन एक्सरे, एरोनॉमिक्स, एरोनॉमिक्स, ठीक है, एंड सोलर फिजिक्स, एंड सोलर फिजिक्स। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, किसके ऊपर नेम्ड है, तो नेम्ड आफ्टर दी फर्स्ट या नेम्ड आफ्टर दी एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमर जो थे ना, उनके ऊपर है ये। क्लियर। और लॉन्च कब हुआ था, ऐसे लिखिए, लॉन्च्ड इन 1975। क्लियर। बाय सोवियत, बाय सोवियत कॉस्मोस, ठीक है, 3M। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अच्छा, और ऐसे लिखिए, बाय सोवियत कॉस्मोस 3M, और इसमें है रॉकेट फ्रॉम, ROCKET, रॉकेट फ्रॉम वोलगार्ड, वोल्गोगार्ड लॉन्च स्टेशन, लॉन्च स्टेशन कहाँ पे, ये तो रशिया में। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इसके कारण ना, आर्यभट्टा सैटेलाइट के कारण इंडिया बिकेम बिकेम इंडिया बिकेम 11th country in the world in the world to send a satellite, to send a satellite into orbit। क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसमें बस आर्यभट्टा सैटेलाइट का बस इतना ही था, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, 1975 में, रशिया के स्टेशन पैट लॉन्च स्टेशन से, ठीक है, और लो अर्थ ऑर्बिट है, और इसके कारण इंडिया बिकेम 11th country इन दी वर्ल्ड टू सेंड अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर। बस इसमें इतना ही। आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या हम लोग का, डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये न्यूज़ में क्यों था, IIT बॉम्बे साइंटिस्ट डेवलप्ड अ लोटस लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर्स फॉर सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्लियर। अब ये है कि हम लोग का, तो जो है ना, IIT बॉम्बे ये डेवलप किया हम लोग का एक न्यू हाइड्रोफोबिक ग्राफीन बेस्ड मटेरियल है, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, इसको आप मेंशन नहीं कर लीजिए, ठीक है। जो लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर्स है ना, लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर्स, ये, ठीक है, लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर्स, ये कैसा है, तो ये एक हाइड्रोफोबिक, ऐसे लिखिए, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक ग्राफीन बेस्ड, ग्राफीन बेस्ड, ठीक है, हाइड्रोफोन ग्राफीन बेस्ड मटेरियल दैट कैन बेस्ड मटेरियल दैट कैन, ठीक है, दैट कैन फैसिलिटेट वाटर, ठीक है, डिसैलिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद, और इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना, जो ये इसके कारण हम लोग का बहुत ही माने एक ब्रेक थ्रू रहेगा, जिससे हम लोग फ्रेश वाटर का जो क्राइसिस है ना, उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो है ना, सही से अगर काम कर गया तो। अब इसमें आ जाइए, फ्रेश वाटर क्राइसिस अगर हम लोग देखें ना, तो फ्रेश वाटर क्राइसिस कैसा है, तो हम लोग का बोला था कि वर्ल्ड में कितना 71% वाटर से कवर्ड है हम लोग का सरफेस ऑफ द अर्थ, बट उसमें क्या होता है, सिर्फ 3% ही अवेलेबल है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे लिखिए, 71% हम लोग का कवर्ड विथ वाटर है, कवर्ड विथ वाटर, ठीक है, बट 3% सिर्फ फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें से जो इजीली एक्सेसिबल है ना, इसमें से इजीली एक्सेसिबल BOT है, हाँ, बट ठीक है, अब इसमें से इजीली एक्सेसिबल कितना है, सिर्फ 0.06%, ओनली 0.06%। क्लियर हो गया। अच्छा, और इसमें आ जाइए, और जितना दूसरा और जो बचा हुआ है ना, वो सब हम लोग का आइस कैप में या ग्लेशियर के फॉर्म में या फ्रोजन पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में ना, ये सब हम लोग का स्टोर्ड हो रखा है। क्लियर, ये हो गया। अब हम लोग का आ जाइए इसमें,
और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बस ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या, बैट इकोमॉन। अब ये क्या है, तो हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो बैट इकोमॉन, शॉर्ट फॉर बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग, इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सैटेलाइट IIHS बेंगलुरु। ठीक, अब इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, बैट इकोमॉन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का, ये ऑटोनॉमस सिस्टम है। ठीक है, इज़ एन ऑटोनॉमस सिस्टम। कैसा सिस्टम है, तो ऑटोनॉमस सिस्टम है जो कि केपेबल ऑफ, क्या कैपेबिलिटीज़ है इसका, केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग बैट कॉल्स। फिर हो गया इन रियल टाइम। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, हाँ, इट एक्ट्स एज एन बैट डिटेक्टर, a specialized रिकॉर्डिंग डिवाइस है ये। ठीक है, रिकॉर्डिंग डिवाइस दैट कैन, ठीक है, दैट कैन कन्वर्ट दी अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता है इकोलोकेशन कॉल्स ऑफ बैट्स, ठीक है, इनटू ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, फॉर ह्यूमंस। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इट यूजेस रास्पबेरी पाई माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, फॉर कॉन्वोल्यूशनल, ठीक है, फॉर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम्स। ठीक है, एल्गोरिदम्स टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई बैट स्पीसीज, ठीक है, बैट स्पीसीज वाया इकोलोकेशन कॉल्स। क्लियर। तो इसमें बस इतना ही था, बस। ठीक है, तो हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अप्रैल का जो भी रिलेटेड न्यूज़ था ना, वो हम लोग कवर अप कर लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इसका एक बार आप लोग नोट्स जैसे जैसे है ना वीडियोस के थ्रू आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको इन रिवीजन ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आपको कोई भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस जल्दी मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।